नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास के एक नए वीडियो में नीरज जी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अरबों के आक्रमण के बारे में जाना था और वहीं आज हम जानेंगे महमूद गजनवी के बारे में और महमूद गजनवी से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको देखा जाएगा और आशा करता हूँ कि आपको निश्चित तौर पे बातें समझ में आएगी। तो जानते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी, इसका मुख्य बिंदु है, मुख्य पॉइंट है कि हम महमूद गजनवी के बारे में जानेंगे। और लेकिन महमूद गजनवी के जानने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे यामनी वंश या गजनी साम्राज्य के बारे में। इसको समझने से पहले हम गजनी साम्राज्य या यामनी वंश के बारे में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो उस समय जब मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत में प्रवेश करते हैं तो एक मार्ग बन जाता है कि अब कोई भी इस्लामिक जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण कर पाए। उसी का फ़ायदा उठाते हुए महमूद गजनवी आता है और भारत पर आक्रमण करता है। तो उसी में एक छोटा वंश, ईरान में एक छोटा वंश था, वहीं इनका जो है वहीं गजनी साम्राज्य या यामनी साम्राज्य था। और अल्पतकीन जो है यामनी साम्राज्य या गजनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं और इनकी राजधानी होती है गजनी। तो यहाँ से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, ये पूछा गया है कि गजनी वंश के संस्थापक कौन है, तो अल्पतकीन। निश्चित तौर पे हम इसे याद रखेंगे। और जो अल्पतकीन की राजधानी थी गजनी थी। और जो अल्पतकीन था वह गजनी साम्राज्य का शासक बना था। और जो सुबुक्तगीन था यह अल्पतकीन का दास था या दामाद था। और वास्तव में जो गजनी साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी बना वो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन कौन था, तो यह एक दास या दामाद था। हालांकि इससे पहले जो है अल्पतकीन का पुत्र भी गजनी के गद्दी पर बैठते हैं, गजनी राजधानी की गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन वास्तविक उत्तराधिकारी जो है सुबुक्तगीन बनता है, वही जो है एक गजनी साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी बनता है। ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे कि भारत का पहला तुर्क शासक जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। मतलब कभी कभी कन्फ्यूज़न बनता है कि अगर वही बात की जाए कि मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया तो मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन वहाँ पे तुर्क शासक की अगर बात की जाए कि वह कौन पहला शासक था, तुर्क शासक था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो सुबुक्तगीन। ये चीज़ याद रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा गया है। और सुबुक्तगीन जो है पंजाब के विरुद्ध वहाँ के शाही वंश के शासक थे जयपाल, उन पर यह संघर्ष करता है और उन्हें हराता है। कहने का मतलब है कि गजनी साम्राज्य और पंजाब लगभग ये दोनों पास ही में था, तो हमेशा संघर्ष होता था। तो उसी के दौरान जो है शाही वंश के शासक जयपाल को सुबुक्तगीन जो है हराता है। तो इसमें से गजनी साम्राज्य से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन दो चीज़ हम जरूर याद रखेंगे कि गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है, अल्पतकीन। और इसके अलावा भारत का पहला तुर्क शासक जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो वे सुबुक्तगीन थे। और ये भी जानेंगे कि सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, एक का नाम था गजनवी और दूसरे पुत्र का नाम था इस्माइल। जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है तो उस समय गद्दी पर बैठा था इस्माइल, लेकिन इस्माइल हालांकि एक अच्छा शासक नहीं था, जो योग्य शासक था वह गजनवी था। तो अंत में इस्माइल को गजनवी क्या करता है कि बंदी बना लेता है और यह जो है अब गजनी का शासक बन गया। तो हमारा जो मेन है, हमको जो पढ़ना है, मुख्य फोकस बिंदु है वह महमूद गजनवी से है। और ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हमें महमूद गजनवी से ही दिखाई देंगे।
तो 1998 से 1030 ईस्वी तक यह शासन करता है और इसी दौरान वह भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। कहीं कहीं कुछ कुछ किताब में 999 ईस्वी से इसका समय काल दिखाया गया है, वही कि लेकिन 1999 या 1998, कहीं कहीं 98, कहीं कहीं 99, तो इसमें जो है कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका समय काल जो है 1998 से 1030 ईस्वी तक यह भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। तो जब सुबुक्तगीन का पुत्र जो पिता के जब मृत्यु के पश्चात यह गजनी का शासक बना था, लेकिन इससे पहले जो है यह खुरासन क्षेत्र का शासक था। मतलब आप याद रखेंगे कि जब यह इसके पिता की मृत्यु के बाद, इससे पहले यह कहाँ का शासक था, तो खुरासन क्षेत्र का यह शासक था, खुरासन क्षेत्र का राज्यपाल था। ठीक, और इसके बाद देखेंगे खलीफा अल कादिर बिल्ला से इसे 2 उपाधि मिली। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि खलीफा किसे कहते हैं, और पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा पद दिया गया था, जो बहुत महत्वपूर्ण पद था। तो जो कोई भी राजा बनेगा या कोई भी शासक बनेगा तो उसे खलीफा से एक बार अनुमति लेनी पड़ती थी कि उसे शासन चलाने के लिए। तो उसी प्रकार यह महमूद गजनवी भी खलीफा के पास जाता है, खलीफा अल कादिर बिल्ला के पास जाता है कि मतलब अब क्योंकि ये इसका जो भाई था इस्माइल, उसको बंदी बनाकर राजा बना था, तो ऐसे में उसे खलीफा से अनुमति लेनी थी कि मतलब वह अब राजा बन गया है, उसको यह सूचना एक प्रकार से देना पड़ता था। तो जब अल कादिर बिल्ला से जब यह मिलता है तो कादिर बिल्ला ने इसे 2 उपाधि दी। पहला उपाधि यामीन उत दौला, यानी कि यामीन क्योंकि यामनी वज से ये यामनी आया है, और यामनी उत दौला मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ। गजनवी को कहते हैं कि यह साम्राज्य का दाहिना हाथ है, यामनी उत दौला की उपाधि से इसे विभूषित किया। इसके अलावा यामीन उत मिल्लात यानी कि मुस्लिमों का संरक्षक, मतलब महमूद गजनवी को मुस्लिमों का संरक्षक भी कादिर बिल्ला ने कहा। तो 2 उपाधि हम याद रखेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कि महमूद गजनवी वह प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। और सर हेनरी इलियट ने महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। यह किस इतिहासकार ने बताया कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? तो सर हेनरी इलियट ने यह बताया था कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो आशा करते हैं कि इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे कि महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था, क्योंकि कोई भी शासक या राजा जब किसी भी देश पे आक्रमण करता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य हुआ करते हैं। तो उसी प्रकार महमूद गजनवी के भी कुछ उद्देश्य थे जो यह भारत पर आक्रमण करता था। उसका पहला उद्देश्य था कि वह धन लूटना चाहता था। वह धन लूटना चाहता था क्योंकि जिस राजा के पास जितना अधिक धन होगा वह अपने साम्राज्य में उतना अधिक शक्तिशाली और अपना प्रभुत्व बना पाएगा। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि यह धन लूटना चाहता था, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी जाना था, उनका भी उद्देश्य था, लेकिन सबका उद्देश्य अपना अपना अलग अलग था। तो यह तो धन लूटना चाहते थे ना, लेकिन ये अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहते थे। मतलब महमूद गजनवी कभी भी अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहा। ये चीज़ आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे। और जब यह धन लूट कर वहाँ से सारा धन लूट कर वह मध्य एशिया में लेकर चला जाता था और वहाँ पे अपने शासन को मजबूत करता था, लेकिन साम्राज्य विस्तार उसका उद्देश्य नहीं था। मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक, तो अब हम जानेंगे
प्रमुख आक्रमण के बारे में महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 मतलब 27 साल में भारत पर 17 बार आक्रमण किए और लगभग वह 17 आक्रमण में सफल रहा। लगभग 17 आक्रमण में सफल रहा और केवल एक ही युद्ध था जिसमें उसे थोड़ा सा लगा कि मतलब मैं इसमें असफल हूँ। तो आगे देखेंगे कि जो सबसे पहला आक्रमण है 1000 ईस्वी में किया गया। 1000 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक थे जयपाल पर आक्रमण करता है। मतलब पहला आक्रमण, याद रखेंगे ये पहला आक्रमण 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल पर होता है। ठीक, इसके अलावा पुनः इसमें जो है जयपाल पराजित हो जाता है और इसके बाद 1001 ईस्वी में यह महमूद गजनवी पुनः जो है पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण करता है और उस युद्ध में जयपाल की हार होती है। उसमें भी जयपाल हार जाता है। जयपाल 2 बार हार जाता है और इससे उसे इतनी ज़्यादा ग्लानि महसूस होता है कि वह इस युद्ध को हारने के पश्चात वह आत्महत्या कर लेता है, जहाँ कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको अपने साम्राज्य को और शक्तिशाली, अपने सेना को और शक्तिशाली बनाकर उसे युद्ध में लड़ना चाहिए था, लेकिन वह आत्मग्लानि की वजह से अपने आप को आत्महत्या कर लिया। और इसके बाद 1000 मतलब जो प्रमुख युद्ध है पहला, दूसरा, छठा, 12वां, 13वां, 16वां, 17वां, इसका जिक्र किया गया है। जहाँ से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वहीं से ये बनाया गया। तो जो छठवां था 1008 ईस्वी से 1009 ईस्वी के बीच यह हिंदू शाही शासक आनंदपाल पर आक्रमण होता है। आनंदपाल जो है जयपाल का पुत्र था, तो आनंदपाल पर आक्रमण करता है और इस युद्ध में भी आनंदपाल हार जाता है। और हारने के बाद इसी समय महमूद गजनवी अब एक मूर्ति भंजक के रूप में जाना गया, क्योंकि अब जो है छठवीं युद्ध के पश्चात मतलब जब आनंदपाल को हरा देता है उसके बाद इसे एक मूर्ति भंजक के रूप में जानते हैं। मतलब यह मूर्तियों को विध्वंस कर देता है, मूर्तियों को तोड़ देता है। तो किस युद्ध के पश्चात जो है महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक के रूप में कहा गया, तो छठवें युद्ध में इसे कहा गया। अब यह क्या करता है कि इसका मुख्य बिंदु है कि अब यह मूर्तियों को तोड़ता है और उसके पत्थर को ले जाकर अपने मतलब उस पत्थर को क्या करता था, यहाँ से ले जाकर मध्य एशिया ले जाता था और उसको मतलब ऐसे जहाँ रखता था, मतलब ऐसे जहाँ यूज़ कर देता था जो भारतीय परंपरा या हिंदू संप्रदाय की दृष्टि से अच्छा नहीं था। मतलब ऐसे जहाँ यूज़ कर देता था कि जहाँ मतलब मंदिरों का ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक प्रकार से विरोध ही था। मतलब कुल मिला के कि इसे अब यहाँ से मूर्ति भंजक के रूप में गजनवी को जाना गया। तो कभी कभी तो सीधे पूछ लेता है कि किस शासक को मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है, तो मूर्ति भंजक को महमूद गजनवी को जाना जाता है। ठीक, इसके बाद 12वें आक्रमण में 1018 से 1019 के बीच यह मथुरा और कन्नौज के यह एक मंदिर के प्रसिद्ध क्षेत्र थे, यह अब यहाँ आक्रमण करता है और यहाँ के राजा प्रतिहार थे। प्रतिहार राजा का शासन चल रहा था और इस युद्ध में भी यह जीत लेता है। अब यह दौर था कि अब 13वें आक्रमण में 1019 से 1020 ईस्वी में चंदेल राजा विद्याधर पर आक्रमण करता है, लेकिन यह उस युद्ध में सफल नहीं हो पाता है। एक इससे क्वेश्चन बनेगा, इसे आप जरूर याद रखेंगे कि कौन ऐसा आक्रमण था जिसमें महमूद गजनवी असफलता मिली, जिसे उसे असफलता मिली, वह सफल नहीं हो पाया और विद्याधर ने अपनी पूरी शक्ति और प्रयास से इसे रोकने का प्रयास किया और इसे सफल नहीं होने दिया। तो ये चीज़ याद रखेंगे। वो जो है चौथा आक्रमण था, तो 13वां आक्रमण और किसके विरुद्ध था, तो विद्याधर के विरुद्ध। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसे आप याद रखेंगे जरूर। इसमें यह असफल हो गया था। इसके बाद सबसे प्रसिद्ध
सोमनाथ मंदिर पर 16वां आक्रमण। तो आप याद रखेंगे महमूद गजनवी द्वारा भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था वह सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। और सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है और जो सौराष्ट्र क्षेत्र में आता है। तो इस सोमनाथ मंदिर से यह बहुत धन प्राप्त करता है, जितना कि इससे पहले 15 युद्ध लड़ा था उतना धन प्राप्त नहीं कर पाया था, जितना कि यह मात्र सोमनाथ मंदिर के आक्रमण पर ही उतना धन प्राप्त कर लेता है। तो इसकी तिथि भी इंपॉर्टेंट है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ, 1025 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होता है। यह गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और लगभग यहां से 20 लाख दिनार मुद्रा यहां से प्राप्त करता है। और इस समय यहां के राजा कौन थे, तो भीम प्रथम थे। भीम प्रथम के शासनकाल में ही सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण करता है और वहां से काफी धन ले जाने में क्या होता है, सामर्थ्य हो जाता है। और एक चीज और याद रखेंगे कि जब यह सोमनाथ मंदिर से धन लेकर जाता है, मतलब सोमनाथ मंदिर से जब पूरा धन लेकर जाता है, क्योंकि जब मतलब गजनवी कहीं भी जाता था तो आसपास की जो झोपड़ियाँ थी, मतलब जो झोपड़िया में इधर उधर मतलब रहते थे, तो जाते वक्त वह मतलब लूटते पाटते जाता था कि मतलब चलो मतलब इनको भी लूट लिया जाए। जैसे कि साइड में बगल में जितना भी मतलब झोपड़ियाँ थी उनको लूटते पाटते जाता था। तो उसी क्रम में वह जा रहा था और वहाँ जाने के पश्चात वहाँ से जहाँ से मतलब उसका मेन बिंदु था, वहाँ से धन लूटने के पश्चात वह तुरंत वहाँ से आना चाहता था, क्योंकि उसके पास उस समय ज़्यादा धन हुआ करता था। तो इसी क्रम में तो वहाँ से जब सोमनाथ मंदिर से धन, घोड़े, मतलब जो धन थे और सोना चांदी था वह घोड़े पर लाद कर वह वहाँ से आता है। तो जाट पहले से यह निर्णय बना लेते हैं कि अब की बार यह जो है गजनवी जाएगा, जब वहाँ से आएगा तो हम क्या करेंगे, उस पर आक्रमण करेंगे और उसे आसानी से हम उसे हरा देंगे और वो जो धन लेके आएगा उसको हम लूट लेंगे। ऐसे में जब वह गजनवी आता है तो जाटों द्वारा उस पर आक्रमण कर दिया जाता है। और जाटों द्वारा आक्रमण करने में हालांकि गजनवी अपने लगभग सारे धन को ले जाने में समर्थ हो जाता है। कुछ ही धन जाट ले पाते हैं, लेकिन लेते जरूर है कुछ ना कुछ, लेकिन पूरा ज़्यादा से ज़्यादा धन वो गजनवी ले जाने में सामर्थ हो जाता है। ठीक, तब 1027 ईस्वी में जाटों पर यह आक्रमण करता है, क्योंकि अब उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इतना बड़ा शासक हूँ, एक छोटे से जाट मुझ पर आक्रमण किए, मतलब ये उसको अच्छा नहीं लगा। तो वह यह फैसला बनाता है कि अब हम आक्रमण जाटों पर करेंगे। तो वह अपना अंतिम अभियान जो है जाटों पर करता है 1027 ईस्वी में। यह इसका अंतिम युद्ध था और वह जाता है बड़ी आसानी से जाटों को सबक सिखाता है और इसे भी युद्ध में जाटों को भी पराजित करता है। तो इस प्रकार इनका यह इतिहास रहा है। और 1030 ईस्वी में इसके पास इतना ज़्यादा धन हो जाता है महमूद गजनवी के पास, क्योंकि सोमनाथ मंदिर से लगभग 20 लाख दिनार मुद्रा वहाँ से लेकर गया था। तो अब तो उसके पास लगभग धन बहुत हो गया था। तो एक प्रकार से वह पागल हो गया था, मतलब धन देखकर इतना पागल हो गया था। हालांकि वह गजनी के क्षेत्र को कुछ तो उसका निर्माण कार्य करवाया, लेकिन ज़्यादातर धन एक रूम में रखवा देता है। और रूम में रखवाने के बाद वह ऐसा मतलब धन देखकर इतना पागल सा हो जाता है कि वह अपने शासन को चलाने के लिए वह मंडली में नहीं जाता है, बस केवल वह वहीं पे सोता है, मतलब जहाँ पे धन है वहीं पे सोता है, वहीं पे करता, मतलब उसका अधिकतम समय उसी धन के बीच में ही रहा। और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने जितना मतलब प्रयास किया
इस धन को जुटाने में, लेकिन वह 3 वर्ष के पश्चात ही इसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु का कारण मात्र धन था। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये चीज़ इतना समझ में आया होगा। एक बार हम बहुत तेज़ी से थोड़ा सा इसे रिवीजन करते हैं, जो मुख्य बिंदु है। तो अल्पतगीन जो है गजनी साम्राज्य या यामनी साम्राज्य से कहते हैं, इसकी संस्थापना करते हैं। इसके बाद हम अन्य बिंदु जानेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। संस्थापक अल्पतगीन है और इसकी राजधानी गजनी है, और भारत पर पहला तुर्क शासक जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो वह सुबुक्तगीन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखेंगे। और अब बात आई महमूद गजनवी की। 1998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। तो जब यह गजनी का शासक बना तो इससे पहले खुरासन क्षेत्र का यह शासक था या राज्यपाल था, और यह खलीफा से मिलता है, खलीफा अल कादिर बिल्ला से, और उन्होंने 2 उपाधियां दी, यामीन उत दौला और यामीन उत मिल्लात, मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ और मुस्लिमों का संरक्षक। इसके अलावा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे कि गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये चीज़ याद रखेंगे। और सर हेनरी इलियट ने बताया कि भारत पर 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। किस इतिहासकार ने बताया? तो सर हेनरी इलियट ने ऐसा बात किया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि धन लूटना, लेकिन यह कभी नहीं चाहता था कि इसके साम्राज्य का विस्तार हो। इसका ये उद्देश्य नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य था, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। यह अपने जो है मध्य एशिया के शासन को मजबूत करना चाहता था। और यह जो है प्रमुख आक्रमण की बात की जाए तो 1000 से 1027 ईस्वी तक, मतलब 27 वर्ष की अवस्था में, मतलब 27 साल में यह 17 बार आक्रमण करता है। और पहला आक्रमण जयपाल पर करता है, जो पंजाब के शाही वंश के शासक थे, उन पर आक्रमण करता है और हरा देता है। दूसरी बार भी करता है, वह इसी दौरान आत्मग्लानि से आत्महत्या कर लेते हैं। और फिर 1008 ईस्वी में आनंदपाल पर आक्रमण करता है, और इसी समय से मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो 13वां आक्रमण है चंदेल राजा विद्याधर पर किया गया। इसमें जो है महमूद गजनवी असफल हो जाता है, और इस युद्ध को बड़ी बहादुरी से विद्याधर लड़ते हैं और अपने साम्राज्य को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और जो 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण हुआ था, मतलब 17वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर नहीं हुआ था। ये चीज़ याद रखेंगे, गलती यहाँ से होती है। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ था, जो गुजरात में स्थित है, और उस समय के राजा भीम प्रथम थे। और 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था, जाटों पर हुआ था, और ये सबसे अंतिम युद्ध था। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की डेथ हो जाती है। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो अन्य बिंदु जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछता है। जैसे कि महमूद गजनवी के समय काल में एक इतिहासकार थे जिसका नाम था उतबी। पूछा जाता है ऐसे कि उतबी जो है किसके समय काल के इतिहासकार थे? तो उतबी जो है महमूद गजनवी के शासनकाल के इतिहासकार थे। इनकी 2 रचनाएं बहुत प्रमुख हैं, आप याद रखें, किताबुल यामनी और तारीख़ यामनी। 2 बुक आप निश्चित तौर पे याद रखेंगे। इसके अलावा एक कई बार पूछा गया है, इसे आप 100% याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इस पे भी लिख दे रहा हूँ। महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में अलबर्नी भारत आया। तो अलबर्नी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको आप 100% याद रखेंगे। एक कंपटीशन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। महमूद गजनवी के समय काल में अलबर्नी भारत आया, और इसकी 2 रचनाएं, इसकी एक रचनाएं है किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद कहा जाता है। एक कई बार पूछा गया है, इसे आप याद रखेंगे। अगर जो याद नहीं रखेगा वो अपना 1 नंबर खो देगा। तेज किसे कहते हैं? तेज उसे ही कहते हैं जो अपनी पुरानी बातों को याद रखता है। तो आप पुरानी बातों को याद रखिए, आप तेज रहेंगे। ठीक, तो किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किसकी रचना है? अलबर्नी की। अलबर्नी किसके शासनकाल में आया? महमूद गजनवी के। और यह प्रथम मुसलमान था, मतलब अलबर्नी ऐसा प्रथम मुसलमान था
जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया। मतलब भारतीय जो पुराण है, या ऐसा मुसलमान पहला मुसलमान था जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया, अलबर्नी। ठीक, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और फिरदौसी किसके शासनकाल के इतिहासकार थे? फिरदौसी भी मोहम्मद गजनबी के समयकाल के इतिहासकार थे। और इनकी एक प्रमुख रचना है शाहनामा। इनकी प्रमुख रचना है शाहनामा, जिसे पूर्व का होमर कहते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। और लास्ट बिंदु कि महमूद गजनबी ने संस्कृत मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के भी चलवाएं। एक बार आप इसे फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे कि जो उत्बी और फिरदौसी किसके समयकाल के इतिहासकार हैं? तो महमूद गजनबी। और उत्बी की दो रचनाएं हैं, किताबुल यामनी और तारीख यामनी। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अलबर्नी किसके समयकाल में आए? भारत महमूद गजनबी के शासनकाल में आए। और किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किसकी रचना है? तो अलबर्नी की रचना है। और कौन ऐसा मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया? तो अलबर्नी। इसके अलावा फिरदौसी जो है, शाहनामा नामक इसकी रचना है और इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। और गजनबी ने संस्कृत मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के चलाएं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और कल के वीडियो में हम जानेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक, अगर आप इसके बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनेगा। चलिए, अच्छा, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सबसे बड़ी बात, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।